हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ये ऑलरेडी मैंने 11th क्लास का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखा है। ये 12th क्लास का इंट्रोडक्शन है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, इसमें पहला टॉपिक आपका रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें हम वो है वस्तुओं का वर्गीकरण, जिसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कहते हैं। देन जो थर्ड टॉपिक आपका इसमें रहने वाला है आपका स्टॉक एंड प्रवाह, स्टॉक एंड फ्लो जैसा जो कंसेप्ट है हम इसके में पढ़ेंगे। देन नंबर 4 पे वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, जिसे कि इंग्लिश में रियल फ्लो एंड मनी फ्लो कहते हैं। तो पहले थोड़ा सा बता दूं कि भाई समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं हमारे। व्यष्टि के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ व्यष्टि होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम इकोनॉमी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के एक एक इंडिविजुअल टॉपिक की स्टडी करते हैं। मतलब छोटे छोटे इकाइयों को बारी बारी हम डीप लेवल पे पढ़ते हैं, तो उसे हम व्यष्टि कहते हैं। और अगर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी के बड़े बड़े कंसेप्ट को या पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही स्टडी करते हैं, तो उसे समष्टि मीन्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे 11th क्लास का इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हो, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, कि जब हम अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं तो इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें इसे, तो समष्टि अर्थशास्त्र से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विस्तृत तथ्यों के अध्ययन से होता है, जैसे सरकारी बजट, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, भुगतान शेष आदि। अगर सिंपली मैं बात करूं कि ये होता क्या है, तो जब भी हम किसी भी इकोनॉमी के बड़े बड़े कंसेप्ट मतलब कि बड़े बड़े टॉपिक को स्टडी करते हैं, जैसे देश का सकल घरेलू उत्पाद या देश का राष्ट्रीय आय, तो मतलब कि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं होता, पूरे देश की इनकम निकालना एक बड़ा टॉपिक है इकोनॉमी का। तो जब हम ऐसे मुद्दों की स्टडी करते हैं तो इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, होल इकोनॉमी को ही हम एक एज अ यूनिट डील करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। देखें कि इंग्लिश में लिखा क्या है, व्हेन स्टडी होल इकोनॉमी एज अ यूनिट इट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो से समझ आ रहा होगा कि ये इसमें हम एग्रीगेट्स की स्टडी करेंगे, मतलब कि बड़े बड़े जो कंसेप्ट होते हैं हमारे किसी भी इकोनॉमी की, उनकी स्टडी करने वाले हैं। अदर वर्ड्स में भी लिखा है इसमें कि इन अदर वर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू स्टडी ऑफ एग्रीगेट कंसेप्ट ऑफ एन इकोनॉमी। मीन क्या हुआ कि जब हम किसी भी कंसेप्ट को बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी है कि ऑल ओवर पॉपुलेशन की इनकम का जो टोटल होगा, जिसे कि नेशनल इनकम कहते हैं, अगर हम इकोनॉमी के ऐसे टॉपिक की स्टडी करते हैं तो इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहते हैं, या यही हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटी, जिसे कि वस्तुओं का वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया। इसमें जो पहला पार्ट आपको है दिखाया गया, इसमें उपभोक्ता वस्तुएँ, जिसे कि इंग्लिश में कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जो भोक्ता की संतुष्टि को पूरा करती हैं, और उन वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपके क्लोथ हो गए, आपके भोजन, किताबें, जूते, ये सभी क्या है आपके कंज्यूमर गुड्स। मतलब कि दिस टाइप ऑफ गुड्स विच फुलफिल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स, लाइक क्लोथ्स, फूड, बुक्स, शूज़ एट्सेट्रा। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कस्टमर को मिल सकती है उसकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल करने के लिए। सपोज़ दैट आप एक व्यक्ति हो, आपको पूरे दिन में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जब आप अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ खरीदते हो और उसे यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, कंज्यूमर गुड्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपना इसमें दूसरा जो पॉइंट इसमें है, पूंजीगत वस्तुएँ, जिसे कि इंग्लिश में कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो कैपिटल गुड्स ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन मतलब कि उन्हें बनाने में किया जाता है, और ऐसी वस्तुओं को हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हमारी कोई मशीन हो गई, औजार हो गए, लाइक सिलाई मशीन का यूज़ हम क्या करते हैं, कपड़े बनाने में करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो
कंज्यूमर गुड्स मतलब कि उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने में काम आती है, उसे हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में देखिए थोड़ा क्या लिखा है कि दोज गुड्स विच यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इट इज़ कॉल्ड कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, टूल्स, सिंग मशीन एटसेट्रा। बिकॉज ऑफ ये सारी वो कमोडिटी है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे हम मशीन का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाते हो तो इसे हम क्या कहेंगे, ये सारी की सारी कैपिटल गुड्स हैं। तो आइए देखते हैं कि तीसरी प्रकार की वस्तुएं कैसी होती हैं। जो हमारा थर्ड टाइप है गुड्स का, उसे हिंदी में मध्यवर्ती वस्तुएं और इंग्लिश में इंटरमीडिएट्स गुड्स कहा जाता है। तो ये जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तु होती हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं होती और इनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे कि आपका कच्चा माल, लाइक कपड़ा बनाने के लिए कपास और बिस्किट बनाने के लिए आटा। थोड़ा इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, दोज गुड्स विच आर नॉट फिनिश्ड एंड यूज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर क्लोथ्स, फ्लोर फॉर बिस्किट। तो सिंपली हम थोड़ा बात करें कि होता क्या है। मतलब कि आप सपोज दैट आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो, मान लीजिए बिस्किट ही बनाना चाहते हो। अब इस बिस्किट बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे चीनी हो गया, गेहूँ हो गया या आटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अभी तैयार नहीं है। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगी तो मार्केट में बिकेंगी। तो जितनी चीज़ें एक माल को तैयार करने के लिए, मतलब कि एक तैयार वस्तु बनाने के लिए लगती हैं, उन सभी को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें ही इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, जो कि किसी अदर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में काम आती हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ देखते हैं अपना चौथी टाइप की जो भी है हमारी अंतिम वस्तुएं, जिन्हें कि फाइनल गुड्स कहा जाता है। तो जो अंतिम वस्तुएं होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि पूरी तरह तैयार होती हैं और इनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है। इन्हें ही अंतिम वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कि आपका बिस्किट हो गया बन के तैयार, आपके कपड़े हो गए जो कि सिल के तैयार हो गए। तो इस तरीके से हमारी वो कमोडिटी जो कि कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती हैं और वो कंज्यूमर के यूज़ करने लायक बन जाती है। तो ऐसे कमोडिटीज़ को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। मतलब कि जो चीज़ें बन करके तैयार हो गई, जैसे कपास से कपड़े बन गए, आपके कॉटन क्लॉथ बन गए। देन इसी तरीके से आपका आटे से जो था वो बिस्किट बन करके तैयार हो गए। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है स्टॉक और प्रवाह, जैसे कि इंग्लिश में स्टॉक एंड फ्लो कहते हैं। तो वन बाय वन दोनों को देखते हैं। इसमें जो पहला है आपका वो है स्टॉक। तो स्टॉक से अभिप्राय एक निश्चित समय बिंदु में मापी जाने वाली मात्रा से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अगस्त को किसी कक्षा में 500 बच्चे। मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई एक निश्चित समय दे दिया गया है आपको और इसमें बता दिया कि इसमें कितनी चीज़ें मौजूद थी, मतलब कितनी चीज़ें उस टाइम उपलब्ध थी। पर्टिकुलर टाइम पॉइंट कि 1 तारीख को 500 बच्चे क्लास में थे, 2 तारीख को हो सकता है चेंज हो जाए, बट यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली 1 तारीख का नाम दिया गया है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ एक टाइम पॉइंट की बात की जाइए। एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक स्थिर माना जाता है इसे, मतलब कि ये चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट है, क्योंकि अगर ये चेंज होगा तो टाइम पॉइंट दूसरा होगा। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। स्टॉक रेफर टू द क्वांटिटी दैट मेजर इन अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट, फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑन 1 अगस्त। दूसरा टॉपिक इसमें है आपका प्रवाह का। देखते हैं क्या होता है प्रवाह। तो प्रवाह से अभिप्राय ऐसी मात्रा से होता है जिसे कि समय अवधि मीन्स कि टाइम पीरियड में मापा जाता है। जैसे कि 1 साल के अंदर 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च के बीच देश का जो जीडीपी है उसको मेज़र करना। सिंपली थोड़ा इंग्लिश में देख ले क्या लिखा है। फ्लो रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट मेजर इन द टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल जीडीपी ऑफ कंट्री इन अ 1 ईयर 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। कि एक्चुअली जो फ्लो होता है, फ्लो के अंदर क्या करते हैं हम, टाइम पीरियड लेते हैं 1 साल के अंदर। मतलब कि एक डेट स्टार्ट होगी, देन उसका लास्ट डेट होगी, उसके बीच जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर जो भी हम क्वांटिटी मेज़र करते हैं, जो भी चीज़ें उसकी मात्रा नापते हैं, उसको हम प्रवाह कहते हैं। सपोज दैट कि 1 बजे टंकी में 10 लीटर पानी था, देन 2 बजे टंकी में 20 लीटर पानी भी हो सकता है और 5 लीटर पानी भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या फ्लोइंग कंसेप्ट है, वो रुका हुआ नहीं है। पानी कोई चला भी सकता है, पानी टंकी में और भी भरा जा सकता है। इट्स मीन एक फ्लोइंग कंसेप्ट है जो रुकता नहीं है यहाँ पे। जबकि स्टॉक क्या है कि हमने नाप लिया कि 1 बजे
टंकी में 10 लीटर पानी था, तो सिर्फ 1 बजे की बात हुई है, क्योंकि 1 बजे स्टॉक कितना था, 10 लीटर का। बट यहाँ पे टाइम पीरियड इसमें पूरा 1 घंटा कवर अप होता है कि 1 बजे आपका 10 लीटर था और 2 बजे कितना हो गया, 5 भी हो सकता है और 20 लीटर भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है आपका वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। तो चलिए दोनों टॉपिक को बारी बारी ध्यान से देख लेते हैं कि होते क्या है। तो पहला जो है आपका वास्तविक प्रवाह, इससे अभिप्राय साधन सेवाओं का परिवार से फर्म की ओर तथा उसके बदले में वस्तु और सेवाओं का फर्म से परिवार की ओर से होता है। मतलब कि एक ऐसा फ्लो जिसमें एक परिवार एक किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है और सर्विसेज के बदले पैसे नहीं ले रहा। बदले में क्या होगा, जब भी वो प्रोडक्ट बना के दे, कंपनी कोई चीज़ तैयार करेगी तो सैलरी के बदले वो प्रोडक्ट उसे ऑफर कर देगी। इसमें साफ तौर पर लिखा है, इसमें बिना मुद्रा के उत्पाद और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। इंग्लिश में क्या लिखा देखते हैं, रियल फ्लो इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ सोर्स सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, देन अगेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म टू हाउस होल्ड्स। मीनिंग क्या हुआ कि जब कोई कंपनी किसी वर्कर को जॉब पे रख रही है तो यहाँ पर उसे सैलरी ना दे करके वो चीज़ें दे देगी जो कंपनी में बनाई जाएगी। किसके आधार पर, उसकी काम के आधार पर, मतलब उसने जो सर्विसेज दी हैं उसके बदले में एज अ पेमेंट उसे क्या दी जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि तैयार की जाएंगी उस फर्म के अंदर। इसमें मनी का कोई भी काम नहीं होता। ऐसे फ्लो को हम हिंदी में वास्तविक प्रवाह और इंग्लिश में रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, इसमें क्या है आपका मौद्रिक प्रवाह। इस पर क्या होता है कि इससे अभिप्राय परिवार को उसके साधन और सेवाओं के लिए फर्म द्वारा भुगतान के प्रवाह तथा बदले में परिवार से फर्म को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग व्यय के प्रवाह से होता है। सिंपली बात करूं तो क्या होता है कि मान लीजिए एक फैमिली है और फैमिली के एक पर्सन है किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो जब कंपनी के अंदर जॉब करेंगे तो अपनी सर्विसेज देंगे, मतलब कि जॉब की तो बदले में कंपनी ने क्या देगी, सैलरी देगी, पेमेंट करेगी। अब पेमेंट के बाद वो क्या करेंगे, उसमें कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कंपनी कुछ चीज़ें बनाएगी एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे। अब वो चीज़ें जब बन जाएंगी तो वो चीज़ें देंगे किसी न किसी फैमिली को सेल करती है, मतलब कि जो मार्केट में जो लोग खरीदते हैं वो किसी न किसी फैमिली के होते हैं। तो जब वो चीज़ को परचेज़ करते हैं तो बदले में क्या करते हैं, उसे एक्सपेंडिचर करते हैं, चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा चीज़ पैसे के आधार पर होता है, मनी के बिहाफ पर होता है, तो इस फ्लो को हम मनी फ्लो हिंदी में मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा था, क्या देख लेते हैं। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ पेमेंट बाय फर्म फॉर हाउस होल्ड फॉर देयर सर्विस एंड देन फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू फर्म बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज। राइट, तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि वास्तविक प्रवाह के अंदर पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होता, मतलब कि विदाउट मनी सारे एक्सचेंज होते हैं, जबकि मौद्रिक प्रवाह के अंदर आपका सारा काम पैसे के आधार पर होता है। काफ़ी मेहनत से बनाया इस वीडियो को हमने, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि वीडियो कैसा लगा, और जो भी डाउट रह गया आपका इस चैप्टर पे तो हमें कमेंट करके बता दें, ताकि हम आने वाले कमिंग वीडियो के अंदर आपके डाउट्स क्लियर कर दें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट भी कर दें कि कैसा लग रहा है आपको। और अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।